पहले फेज की वोटिंग की जो महा कवरेज है न्यूज 18 जेकेएलएच की, वो आप लगातार सुबह 6 बजे से ही देख रहे हैं। अब वोटिंग में कुछ ही घंटे और बचे हैं। ऐसे में अगर आप वोट करने के लिए नहीं पहुंचे हैं तो सारे काम छोड़ दीजिए और वोट करने के लिए सबसे पहले पोलिंग बूथ पर पहुंचिए। आपको बताते चलें कि जम्मू कश्मीर की उधमपुर सीट के लिए आज पहले मरहले के लिए, फर्स्ट फेज के लिए पोलिंग हो रही है। लोगों में एक उत्साह देखने को मिल रहा है, एक जोश लोगों में देखने को मिल रहा है इस पोलिंग को लेकर। 16 लाख से ज्यादा वोटर हैं जो 12 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करेंगे। और इसी तरह से जो महिलाएं हैं या मर्द हैं, सभी में एक जोश देखने को मिला। यहां तक कि हमने देखा कि जो बुजुर्ग वोटर्स हैं वो भी किसी से कम नहीं है और आज बड़ी तादाद में वोट करने के लिए पहुंचे हैं। उधमपुर का मुकाबला इस बार बहुत शानदार है, बहुत दिलचस्प मुकाबला है। बाजी कौन मारेगा ये तो 4 जून को पता चलेगा, लेकिन वोटरों में जोश है, वोटरों में उत्साह है। ये चीज सबसे बड़ी है क्योंकि आज जमहूरियत का जश्न है और जमहूरियत को मजबूत करने के लिए वोट देना बहुत अहम होता है। और आज हमने देखा कि बड़ी तादाद में लोग वोट करने के लिए पहुंचे हैं, चाहे बुजुर्ग हों, चाहे जिस तरह से जो बुजुर्ग हैं। हमने खासतौर से देखा कि बुजुर्गों में, महिलाओं में काफी ज्यादा उत्साह देखने को मिला है आज जमहूरियत के इस जश्न में शामिल होने के लिए। बड़ी तादाद में बुजुर्ग और महिलाएं जो हैं वोट करने के लिए पोलिंग बूथ पर पहुंचे हैं। उधमपुर में सिक्योरिटी के भी चाको चौबंद इंतजाम किए गए थे। 16 लाख से ज्यादा वोटर हैं जो 12 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करेंगे। साल 2019 में तकरीबन 75% से ज्यादा पोलिंग फीसद दर्ज किया गया था और इस बार हम उम्मीद करते हैं कि साल 2019 का पोलिंग फीसद का जो रिकॉर्ड है वो एक तरह से टूट जाएगा। और हम यही उम्मीद कर रहे हैं क्योंकि चाहे इलेक्शन कमीशन की बात करें, चाहे सियासी पार्टियों की बात करें या दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस की बात करें, सबने अपील की है और सबने जमीन पर मेहनत भी की है कि कोई छूटने ना पाए। जितने भी वोटर्स हैं सभी वोट करने के लिए अपने घरों से निकलें और जमहूरियत के इस जश्न में शामिल हो जाएं। तो जम्मू कश्मीर की उधमपुर सीट पर भी आज वोट डाले जा रहे हैं, आपको बताता चले। और आज इसी पर और बातचीत करने के लिए डीपीएपी की स्पोक्सपर्सन सुजादा बशीर जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। सुजादा बशीर जी, आपका बहुत इस्तकबाल है न्यूज 18 जेकेएलएच में। आज जमहूरियत का जश्न है और सुजादा जी, और हम देख रहे हैं कि लोगों में एक उत्साह देखने को मिल रहा है, लोगों में जोशो खरोश है। बड़ी तादाद में लोग, चाहे महिला हो, चाहे बुजुर्ग हो, मर्द हो, सभी बड़ी तादाद में आज वोट करने के लिए सुजादा जी निकल रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अबू हुरैरा। वही सब खुश है, हम भी खुश है कि हर एक अपने वोट का इस्तेमाल कर रहे हैं एंड राइट पर्सन को चुनेंगे। क्योंकि जो इतने साल से वेट किया जा रहा था कि इलेक्शन कब हो जाए, बट एट द एंड इलेक्शन हो गए हैं। अब चाहे पार्लियामेंट के इलेक्शन, बट कुछ तो हुआ है। सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। इंशाल्लाह जैसे हमारे कैंडिडेट्स है, आपको पता है वो कितने स्ट्रांग भी है वहाँ, एंड उनका आपने काम भी देखा है, तो लोग इंशाल्लाह उनको डेफिनेटली वहां से जितवाएंगे। चाहे कोई भी लीडर हो, जो भी कश्मीर के लिए सही लीडर है, मैं उन सब के लिए दुआ करती हूँ कि दैट हर एक जो कश्मीर के लोगों के लिए, कश्मीर के लिए सोचे, उनको लिए वोट करें। नहीं, बिल्कुल जाहिर सी बात है कि ये एक बड़ा मौका है और इस पर सभी को वोट करने के लिए निकलना चाहिए। मेरे साथ एक और खास मेहमान आरएस पठानिया जी, बीजेपी जम्मू कश्मीर के स्पोक्सपर्सन है, अक्सर हमारे साथ चर्चा में जुड़ते भी हैं, वो भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आरएस पठानिया जी, आपका भी बहुत स्वागत है न्यूज 18 जेकेएलएच पर। पठानिया जी, सुबह 6 बजे से ही लगातार हम आज का जो महा कवरेज है सुबह से ही से कवर कर रहे हैं। जमहूरियत का जश्न है और हम देख रहे हैं पठानिया जी कि सुबह से ही चाहे बुजुर्ग हो, चाहे महिला हो, सब बढ़ चढ़कर जमहूरियत के इस जश्न में हिस्सा ले रहे हैं सभी लोग। जी बिल्कुल ठीक कहा आपने। प्रजातंत्र का सबसे बड़ा उत्सव जी, और इस सबसे बड़े उत्सव का 2024 में पहले चरण का मतदान, और ज्यादा जरूरी, ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि ये नए परिसीमन के बाद और 5 अगस्त 2019 वाले एक लैंडमार्क जिसे कहते हैं फैसले के बाद, डिसीजन के बाद, इतना बिगर टर्नआउट जम्मू कश्मीर के लोगों का, ये दर्शाता है कि जम्मू कश्मीर के लोग, जम्मू कश्मीर की जनता, जम्मू कश्मीर का जनमानस प्रजातंत्र के साथ, केंद्र की मजबूत सरकार की जम्मू कश्मीर के प्रति रीति और नीति के साथ,
बढ़ती रक्षा बल्कि इंप्रूव हुई और जिसे कहते हैं बहुत ही हद तक जिसमें एक इंप्रूवमेंट देखने को मिल रही है रक्षा और सुरक्षा की स्थिति, इन सब में लोगों का विश्वास जगा। लोगों ने निडर होकर हर पोलिंग बूथ पे और विशेषकर जो सेंसिटिव पोलिंग बूथ थे वहां पे भी बाय एंड लार्ज अभी तक कोई भी ऐसी छिटपुट कोई शरारत भरी घटना सिवाय वो जो अनंतनाग में पिछले दिनों एक प्रवासी भारतीय के साथ एक मजदूर के साथ जो एक घटना देखने में आई थी, वो तो खैर अनंतनाग की वहां पे भी चुनाव शुरू नहीं हुआ। तो बाय एंड लार्ज ये चुनाव बिल्कुल ही पीसफुल रहा, एक बात। दूसरा, जो ओवरऑल ट्रेंड देखेंगे अगर आप वोटर्स का, मैं आपको आज ही बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी की, मैंने कहा कि ये तो हो गई देश की जम्मू कश्मीर की नीति, रक्षा और सुरक्षा की नीति, या जम्मू कश्मीर को डील करने के लिए धारा 370-35 की बात है। ओवरऑल भी भारतीय जनता पार्टी के लिए लोगों में स्नेह, लोगों में एक प्यार, लोगों का एक झुकाव, लोगों का रुझान भारतीय जनता पार्टी के लिए उम्मीद से ज्यादा देखने को मिला। पोलिंग बूथ पे लोगों ने बढ़ चढ़ के भारतीय जनता पार्टी को, नरेंद्र मोदी जी को वोट डाला है और बड़े एहतराम के साथ, बड़े अदब के साथ, बड़ी विनम्रता के साथ लोगों के एक इस अपार जन समर्थन के आगे अपना शीश झुकाते हुए, मुझे ये कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, कोई एग्जेजरेशन नहीं होगा बताते हुए कि उधमपुर वाली सीट भारतीय जनता पार्टी मार्जिन के साथ जीत रही है। ये मैं आज का आपको चैनल पर साझा करना चाहूंगा। देखिए दावे तो सभी कर रहे हैं, हार और जीत के जो नतीजे हैं वो तो 4 जून को आएंगे और दावे तो सभी कर रहे हैं। पठानिया जी आप दावा कर रहे हैं, सुजाता बशीर जी भी दावा कर रहे हैं कि उनका उम्मीदवार जीतेगा, कांग्रेस दावा कर रही है, दावा तो सभी कर रहे हैं, लेकिन जो नतीजे हैं वो 4 जून को पता चलेंगे और हम सभी का इस पर भरोसा भी है कि जो नतीजे आएंगे वो बिल्कुल सटीक होंगे और नतीजे किसके हक में आएंगे ये देखना बहुत अहम होगा, क्योंकि उधमपुर का जो चुनाव इस बार है बहुत दिलचस्प है। हाई प्रोफाइल एक तरह से यह सीट मानी जाती है, यहां पर मुकाबला तो बहुत दिलचस्प है, लेकिन जो दावे हैं जीत के वो तो 4 जून को जो असली तस्वीर है दूध का दूध और पानी का पानी होगा। लेकिन आरएस पठानिया जी, ये चुनाव 2019 का जिस तरह से आप जिक्र कर रहे थे, 2019 के बाद यानी 370 हटने के बाद पहला चुनाव, बड़ा चुनाव जम्मू कश्मीर में हो रहा है और 370 के मुद्दे पर ही बीजेपी एक तरह से इस चुनाव को लड़ रही, तो क्या इसे एक लिटमस टेस्ट समझकर चला जाए? ये बीजेपी के लिए भी एक बहुत बड़ा एक तरह से चैलेंज है 370 हटने के बाद जिस तरह से चुनाव हो रहे हैं। जी, बहुत बड़ा सबक है जी, बहुत बड़ा एक एक्सपोजे है, ना सिर्फ देश के लिए बट पूरी दुनिया के लिए। और विशेषकर ऐसे लोग जो कहते थे धारा 370 अगर गई तो यहाँ खून की नदियां बहेंगी, धारा 370 अगर गई तो यहाँ पे देश का झंडा उठाने वाला कोई नहीं रहेगा। जो एक स्मोक स्क्रीन पूरी दुनिया में बनाने की कोशिश की थी, वो दैट स्मोक स्क्रीन हैज बीन बस्टेड और भारतीय जनता पार्टी ने एग्रेसिव होकर, फ्रंट फुट पे होकर धारा 370 के लिए ना सिर्फ जम्मू कश्मीर के बाहर पर जम्मू कश्मीर में भी उसके लिए बैटिंग की। और आज जो उधमपुर लोकसभा, इसमें भी एक हर जिसे कहते हैं तबका, खित्ता, मजहब के जो लोग रहते हैं, मजहब, खित्ता, तबका से बालातर होकर लोगों ने आज डेमोक्रेसी में अपना विश्वास जताया है। दूर दराज के पोलिंग स्टेशनों में खराब मौसम के बावजूद भी, लेसर कनेक्टिविटी के बावजूद भी, आज सुबह से आपने देखा कभी बारिश आ रही है, कभी बारिश निकल रही है, लोगों को आज लिंक रोड्स वो जो लोग यूज करते हैं वो भी आज इतनी ज्यादा उसको इतना प्रॉम्प्टली उसको इस्तेमाल नहीं कर पाए, लेकिन उसके बावजूद भी लोगों ने हर पोलिंग स्टेशन पे दूर दराज पछड़ा पसमानदा क्षेत्रों में लंबी लंबी कतारें लगी हैं और लोगों के मन पे एक नया, एक जिसे कहते हैं उमंग है। लोग केंद्र की जो एक लोक कल्याणकारी नीतियां हैं उसको लोग चाहते हैं, उसको मानते हैं, उसके लिए दिल में एक विशेष जगह, लोग वोट और सपोर्ट के साथ अपना जिसे कहते हैं एक नई, एक आजादी, जो एक नया एक माहौल, एक नया एक जो समा, एक नया एक दौर जो 5 अगस्त 2019 के लिए लोग उसके ऊपर एक स्टैंप, अपनी मोहर लगा रहे हो। आपने बिल्कुल ठीक कहा, कहीं ना कहीं रेफरेंडम है धारा 370 के बाद वाले नया जम्मू एंड कश्मीर में, जो कि नरेंद्र मोदी जी ने, भारतीय जनता पार्टी ने बार बार हर मंच से कहा था। ठीक है, मेरे साथ एक और खास मेहमान कांग्रेस के लीडर दीपांशु भट्ट, स्पोक्सपर्सन है कांग्रेस को, वो भी हमारे साथ जुड़ गए। दीपांशु, आपका भी बहुत स्वागत है न्यूज 18 जेकेएलएच में। किस तरह से दीपांशु, आज पहला फेज है उधमपुर के चुनाव पर, सिर्फ जम्मू कश्मीर की नहीं बल्कि पूरे मुल्क की निगाहें टिकी हुई हैं, हाई प्रोफाइल सीट मानी जा रही है, लेकिन लोगों में दीपांशु सुबह से हम काफी उत्साह भी देख रहे हैं, लोगों में काफी उत्साह इन चुनाव को लेकर। 2019 370 हटने के बाद पहला कोई बड़ा चुनाव हो रहा है जम्मू कश्मीर में। लोग तो इस चुनाव का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे जी, क्योंकि पिछले 5 साल में भारतीय जनता पार्टी का जन विरोधी शासन
जन विरोधी नीतियां और जिस तरीके से जम्मू कश्मीर के साथ खिलवाड़ करने का काम भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने किया है। और दूसरी बात, सबसे महत्वपूर्ण बात, उधमपुर की सीट पे जो भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट है उनका तो ट्रैक रिकॉर्ड तो सबको मालूम है, किस तरीके से उन्होंने युवाओं के मुस्तकबिल के साथ खिलवाड़ किया, किस तरीके से उन्होंने इस खित्ते की डेवलपमेंट में अड़चने लाई, किस तरीके से पिछले 10 साल में वो 10 बार भी किसी आम जनमानस या किसी गांव में या जो जरूरतमंद लोग हैं उनसे मिलने नहीं गए। तो जम्मू कश्मीर के और इस सीट के लोग तो ये इंतजार कर रहे थे कि कब उनको वोट देने का मौका मिले, और सुबह से ही जो वोटिंग टर्नआउट मिनट प्रति मिनट बढ़ता जा रहा है, उससे ये साफ अंदेशा हमको मिलता है कि यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी या डीएपीएपी या बाकी जितने भी दल है उनका सुपड़ा यहाँ पे एकदम साफ है, और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रचंड बहुमत से यहाँ पे जीत आने वाली है। क्योंकि उधमपुर की जो सीट है वहां पे जो लोग हैं वो जानते हैं, समझते हैं कि किस तरीके से शोषण किया गया है, आर्थिक शोषण किया गया है। अब देखिए, जीत के दावे तो सभी कर रहे हैं। यहाँ पर आरएस पठानिया जी मेरे साथ बैठे हैं, उन्होंने कहा कि बीजेपी हैट्रिक करने जा रही है, बीजेपी तीसरी बार बड़ी बहुमत से जीत रही है। सुजाता बशीर जी भी यहाँ पर हैं डीपीएपी से, वो दावे कर रही हैं। तो दावे तो जीत के देखिए सभी कर रहे हैं। 4 जून को जब नतीजे आना शुरू होंगे उस वक्त सही तस्वीर पता चलेगी। उस वक्त दूध का दूध और पानी का पानी होगा। उस वक्त नतीजे क्या आते हैं, किस पर अवाम ने भरोसा किया है, वोटरों ने किस पर भरोसा किया है, तो 4 जून को पता चलेगा। मैं सुजाता बशीर जी आपके पास आऊंगा। सुजाता बशीर जी, क्या वाकई में जो बात यहां पर आरएस पठानिया जी कह रहे थे कि ये एक तरह से 370 हटने के बाद ये चुनाव एक तरह से रेफरेंडम की तरह से हैं, क्या इसे सही माना जाए? देखिए, सबसे बड़ी बात, लोग बहुत टाइम से इलेक्शन करने की डिमांड कर रहे थे, चाहे वो बीजेपी है, चाहे वो कांग्रेस है, चाहे कोई भी गवर्नमेंट है, हर एक से यही अपील हो रही थी कि यहाँ इलेक्शंस करवाइए, क्योंकि एक प्रॉपर गवर्नमेंट होती, एक कोई रिप्रेजेंटेटिव तो होता कश्मीर के लिए जो लोगों के लिए बात कर सकता था। तो इसलिए नेचुरली आफ्टर आर्टिकल 370 के बाद अगर हो गया तो बहुत अच्छी बात है। अब जो ये कांग्रेस के जो बंदे हैं, ये जो बोल रहे हैं कि हम लोग जी जीत के निकले हैं, वहां वाइप आउट हो गया बीजेपी, ऐसा ना हो आप लोग वाइप आउट हो और आप किसी ख्वाब में बैठे हैं आप, और आपको पता है आपका जो कैंडिडेट है इज अ मर्डरिस्ट, उसने एक आसिफा छोटी बच्ची का उसने रेप किया हुआ है। शेम फॉर यू। आप उसको ध्यान ना दें, हम जनता की आवाज है, हमने युवाओं के लिए काम किया, हमारा मैनिफेस्टो आप दोनों आरएसएस और आजाद साहब को बोलिए नागपुर में जाके चाय पीजिए। जम्मू कश्मीर ने दोनों को रिजेक्ट कर दिया है। मोहतरमा साहब, आप ज्यादा मत बताइए, यहाँ पे आपका पूरा डीएनए हमें पता है। अब डीएपीएपी का कितने आपको नागपुर से देखिए पर्सनल उसमें मत जाइए, ठीक है? देखिए, मैं सुजाता जी, दीपांशु, सुजाता बशीर जो दीपांशु, मैं रिक्वेस्ट करूंगा, देखिए पर्सनल उसमें मत जाइए, मैं आ रहा हूँ। कश्मीर को झूठ करवाइए, बेरोजगारी के बकवास कर रहे हैं। आप देखेंगे 4 जून को मैं फोन करूंगा, डिसाइड करेंगे दोबारा। 4 जून को पूरे दीपांशु नहीं जीतेंगे उधमपुर की सीट, और भाजपा और डीएपीएपी का सुपड़ा साफ हो जाएगा। डोंट स्क्रीम। चलिए ठीक है, मैं सुजाता बशीर जी, देखिए मैं सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, पूरी कैंपेनिंग चली और एक दूसरे पर हमले और जवाबी हमले होते रहे, एक दूसरे पर हम कीचड़ उछालते रहे, एक दूसरे की बुराइयां और अच्छाइयां जो है वो एक तरह से गिनाते रहे। आज वोटर की बारी है, आज वोटर की बारी है, ये पब्लिक है और सब कुछ जानती है, आज वोटर की बारी है, वोटर सब कुछ जान रहे हैं। 4 जून को, मैं बार बार कह रहा हूं कि 4 जून को जब नतीजे आएंगे उस वक्त एक तरह से तस्वीर साफ हो जाएगी। 4 जून को तस्वीर साफ हो जाएगी। आज हम मुद्दों पर बात कर लेते हैं ना, आज हम मुद्दों पर बात कर लेते हैं। सबने मेहनत की है, जमीन पर सबने मेहनत की है, सबने कैंपेन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है, सभी तरफ से बड़े बड़े चेहरों ने एक तरह से वोट मांगे हैं, और आज यही वजह है कि लोग बड़ी तादाद में वोट करने के लिए निकल भी रहे हैं। न्यूज 18 जेकेएलएच बार बार ये अपील कर रहा है, आज नहीं बल्कि कई दिन पहले से हम अपील कर रहे हैं कि आप जमहूरियत का जश्न है, इस जश्न में शामिल होइए और अपने वोट का इस्तेमाल जरूर कीजिए। मैं सुजाता जी, मुद्दों पर अगर हम बात करें, पिछले 10 साल से बीजेपी यहां पर रही है और डीपीएपी तो पहली बार चुनाव में शामिल हो रही है, यह आपके लिए बहुत बड़ा मौका है सुजाता जी। नो डाउट, जो हमारा कैंडिडेट है सारे लोगों को पता है। मैं आरएस पठानिया जी आ रहा हूं, जी दीपांशु मैं आ रहा हूं, आपके पास भी आ रहा हूं, सुजाता जी जवाब दे दें जी। जो वहां उन्होंने काम किए हुए हैं लोगों ने वो भी देखा हुआ है, और आज नहीं
उन्हें बहुत साल पहले, 15 साल पहले उन्हें वो काम किया। और जबकि वो गवर्नमेंट में नहीं होते थे तब भी वो लोगों के पास हर घर जाते थे, उनके जितने भी प्रॉब्लम्स थे वो सॉल्व जहां तक हो सकते थे करते थे। बाकी ये सारे सबको, एंड पब्लिक को सिलेक्ट करना है, लोगों को सिलेक्ट करना है लीडर, ना कि कोई एक पर्टिकुलर पार्टी का बंदा बोले कि नहीं जी ये लोग वाइप आउट हो गए। ये वो नहीं, लोग पसंद करते हैं, लोगों को पता है कि जीएम सरूरी कैसे लीडर है, कितने डाउन टू अर्थ है और कितने लोगों के पास पहुंचते हैं और कहां से कहां जाते हैं और उनके काम कितने कम काम करके आते हैं। सो डेफिनेटली सारा काम जो होता है वो ग्राउंड लेवल पे चलता है। इफ यू आर स्ट्रांग ऑन द ग्राउंड लेवल, सो यू डोंट हैव टू वरी और यू डोंट हैव टू बेग। सो जैसे हमारे कैंडिडेट है, एवरीबडी नोज कि वो कितने स्ट्रांग है, हाउ मच हार्ड वर्क ही हैज डन एंड हाउ मच ही रीच टू द पीपल। तो वो डेफिनेटली आज उनके वो काम आ जाएगा एंड वी आर वेटिंग फॉर द रिजल्ट, दैट्स इट। बिल्कुल। आरएस पठानिया जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? दीपांशु, मैं आ रहा हूं आपके पास। जी 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 जी, जी मैं विशेषकर इंडिया गठबंधन, और शायद इनको घमंडिया गठबंधन भी इसीलिए कहा जाता है कि एक तो घमंड अपना और भारतीय जनता पार्टी के लिए नफरत, इसके अलावा इनके पास कुछ है नहीं। एक जो लीड सवाल अभी सुजाता बशीर जी ने कहा, उन्होंने खैर कुछ शब्द इस्तेमाल करिए, मैं उन शब्दों को अप्रूव नहीं करता, लेकिन एक जो लीड विषय उसी में बताना चाहूंगा, यह है रसाना मुद्दे को लेके। रसाना मुद्दा आज से कुछ वर्ष पहले, जिसे एक पैन इंडिया नहीं बल्कि एक अंतरराष्ट्रीय स्तर पे एक इतना एक प्रोजेक्शन और हाइप दी गई इंडिया गठबंधन के द्वारा, नेशनल कॉन्फ्रेंस पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी और विशेषकर कांग्रेस ने, लाल सिंह कातिल है, लाल सिंह को फांसी से लटकाइए, लाल सिंह को सरकार से बाहर कीजिए, लाल सिंह को पार्टी से बाहर कीजिए। क्या लाल सिंह सरकार से गए, पार्टी भी उन्होंने छोड़ी। आज कौन से डिटर्जेंट के साथ उन्होंने चौधरी लाल सिंह को धोया और आज उनको अपना कैंडिडेट बना के कंधे पे बैठा के ये सभी पॉलिटिकल पार्टीज घूम रही हैं। जनता जानना चाहती है कि उस वक्त का उनका जो वक्तव्य, जो लाल सिंह का विरोध किया था, उन्होंने लाल सिंह को राहुल गांधी की स्टेज पे नहीं चढ़ने दिया लखनपुर पे, और वो वक्तव्य यहाँ वो लखनपुर वाला वो जो जिसे कहते हैं वो छोटा सा एक जो इंसिडेंट, क्या वो गलत था, या आज चौधरी लाल सिंह को कैंडिडेट बनाना कांग्रेस और घमंडिया गठबंधन की ओर से गलत था? ये मैं कम से कम एक सवाल चाहूंगा कि कम से कम कांग्रेस क्लैरिफाई करें। दीपांशु जवाब दे रहे हैं। जी जी, दीपांशु कुछ कहना चाह रहे हैं? जी जी, पार्टी के बाकी लोग भी इसको क्लैरिफाई करें कि क्या दूध का दूध पानी का पानी लोग जानना चाहते हैं, वो नॉर्थ पोल में है या साउथ पोल में है, कृपया करके एक्सप्लेन करें। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं, मुझे समय दीजिएगा पूरा जवाब देने का। जहां तक इन्होंने रसाना की बात की, कांग्रेस पार्टी है उस वक्त जो विपक्ष था वो एक सांस में एक आवाज में ये चाहता था कि इंसाफ मिले, छोटी बच्ची के साथ जो बर्बरता हुई है, कातिलों को जल्द से जल्द पकड़ा जाए, कानूनी कार्रवाई हो, कड़ी कानूनी कार्रवाई हो। इसके ऊपर पूरा विपक्ष था, कांग्रेस पार्टी थी, इसके लिए पुरजोर तरीके से कोशिश कर रही थी, अपनी आवाज को बुलंद कर रही थी, पहली बात। दूसरी बात, जहां तक चौधरी लाल सिंह साहब की बात आती है, चौधरी लाल सिंह साहब ने उस वक्त, उसके बाद और इस वक्त भी एक ही बयान पे रहे कि सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए। सीबीआई के पास मामला हो तो उसके बाद एक निष्पक्ष ट्रांसपेरेंट इन्वेस्टिगेशन हो और सबके सच सामने आ जाए, जिसने ये बर्बरता की है उसको कड़ी से कड़ी सजा मिल जाए। अगर कोई सीबीआई की मांग करता है, कोई इंडियन सिटीजन, कोई पॉलिटिशियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर सीबीआई की मांग करता है, तो वो गलत कैसे हो गया? सवाल तो मुझे भाजपा से पूछना है कि क्या सीबीआई की मांग करना गलत है, या सीबीआई तभी आती है जब भाजपा को लगता है कि सीबीआई को लाना चाहिए अपने पॉलिटिकल गेम्स को पूरा करने। तीसरी बात मैं कह रहा हूं, जवाब देना, आपका लाल सिंह जी का उस वक्त का विरोध ठीक है या आज उनको कैंडिडेट बनाना ठीक है? आप दोनों में प्लीज चूज, प्लीज मेक ए चॉइस, डोंट ट्राई टू विन वर्ड्स। शब्दों को मत खाए बनाए, शब्दों में मत फंसे। आपका उस वक्त का उनका विरोध ठीक है या गलत है? आपने उस वक्त सीबीआई के लिए कभी नहीं कहा, आपने कहा लाल सिंह को फांसी दीजिए, लाल सिंह को सरकार से बात कीजिए, मेरी बात सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए, पार्टी से बात कीजिए, लाल सिंह के खिलाफ विरुद्ध बात सुन लीजिए साहब, किया जाए। मैं एंकर साहब को बोलूंगा थोड़ा डिबेट को मॉडरेट कीजिए, मुझे अपनी बात रखने का मौका दीजिए। ऐसे बीच में आएंगे तो बात कैसे रख पाऊंगा? उस वक्त दीपांशु के लिए सुनिए, मेरी बात तो सुनिए, बात करने देते नहीं आप। भाजपा तो बात करती है, उनको रोकते नहीं। मैं जवाब देता हूँ, रोक क्यों देते हैं मुझे? पूरा जवाब दिया, लेकिन जा रहा है उसको बोले ना कृपा करके। उस वक्त साथ देना, वो हमने काम किया। ठीक है, मैं देखिए एक एक करके आ रहा हूं। नहीं, इस तरह से नहीं, इस तरह से बात नहीं होगी। दीपांशु मैं आपके पास आ रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि आज का दिन उम्मीदवारों की बखिया उधेड़ने का नहीं, उम्मीदवारों की अच्छाई बुराई पूरे कैंपेन में यही चलता रहा। पूरे कैंपेन में एक दूसरे की बुराइयां होती रही। मैं कह रहा हूं कि मुद्दों पर चुनाव क्यों नहीं लड़ा जा रहा है? मुद्दों की बातें क्यों नहीं हो रही है? आंकड़ों की बातें क्यों नहीं हो रही है? दीपांशु, कांग्रेस किन मुद्दों पर चुनाव ये लड़ रही है? क्या इश्यूज हैं?
मैं बताता हूँ, मैं वही बताता हूँ। सबसे बड़ा इशू यहाँ पे बेरोजगारी का, अनएम्प्लॉयमेंट का है। सबसे ज्यादा बेरोजगारी का स्तर आज जम्मू कश्मीर में जब से भाजपा की सरकार आई है। यहाँ पे डेली वेजेस, रहबरे खेल, रहबरे जंगलात, आशा वर्कर्स, मनरेगा वर्कर्स सारे चाहते थे हमारे रेगुलराइजेशन हो, ये भाजपा नहीं कर पाए। हमने अपने मैनिफेस्टो में लिखा है जैसी हमारी सरकार आएगी ए से लेकर जेड तक सभी डेली वेजेस को हम पक्का करेंगे। मनरेगा की बात आती, मुद्दों की बात कर रहा हूं, आए दिन यहाँ पे प्रदर्शन होता था कि मनरेगा का दाम बढ़ा जाए, मनरेगा का पैसा टाइम पे नहीं आता था। हमने कहा है जैसी सरकार में आएंगे 400 रुपए प्रतिदिन मनरेगा का हम वो जो सैलरी है वो करेंगे। तीसरी बात, महिलाओं के लिए ओल्ड एज पेंशन से महिलाओं को वंचित रखा, विंडो पेंशन से महिलाओं को वंचित रखा भाजपा ने। हमारे मैनिफेस्टो में हम कहते हैं जैसी सरकार में आएंगे महिलाओं को ओल्ड एज पेंशन भी देंगे और महिलाओं को विडो पेंशन भी देंगे। स्मार्ट मीटर्स को निकाल बाहर करेंगे, स्टेट को पूरा दर्जा देंगे यहाँ पे हम। और महिलाओं के लिए महिला मुखिया घर की, वो 1 लाख रुपए डायरेक्टली उनके बैंक अकाउंट में आएगा। 50% का आरक्षण केंद्र सरकार की जॉब्स में होगा, 33% का आरक्षण असेंबलीज और अपने क्या कहते हैं उसको लोकसभा में होगा। महिलाओं के हित में, युवाओं के हित में, मजदूरों के हित में, किसानों के हित में, युवाओं के हित में ये हमारा मैनिफेस्टो बना है जो जम्मू कश्मीर का डायरेक्ट, जो यहाँ पे भाजपा ने जम्मू कश्मीर के पीठ पे छुरा बोका है, जख्म दिया है, उस जख्म पे मरहम लगाने का काम करेंगे। और भारतीय जनता पार्टी इतना ज्यादा जो अपने एक आइडियोलॉजी चला रही है, इनको बोलिए पहले मणिपुर संभालिए, इनको बोलिए पहले जो आप कहते हो पापा जी वॉर रखवाली, पापा ने वॉर रखवाली, मोदी जी ने वॉर रखवाली, ये व्हाट्सएप पे ज्ञान दीजिए, मगर जमीनी स्तर से आप ठीक है नहीं, मुद्दों पर बात होनी चाहिए। सुजाता बशीर, मैं आरएस पठानी जी आ रहा हूं आपका। सुजाता बशीर जी, मुद्दों की अगर हम बात करें, उधमपुर की हम बात करते हैं, पूरा पहाड़ी इलाका है, जम्मू से भी मिला हुआ है। किस तरह से यहाँ के जो इश्यूज हैं, जो मसले हैं, आप डीपीएपी के जो उम्मीदवार हैं, किन मुद्दों को लेकर वो मैदान में एक तरह से आए हैं? डेफिनेटली हमारा पहले दिन से मैनिफेस्टो चला है। ये एक एरिया नहीं है, एक सीट नहीं है, हम सारी सीट्स की बात कर चुके हैं कि जो जहां से भी है, चाहे वो सेंट्रल कश्मीर हो, चाहे वो जम्मू हो, चाहे वो उधमपुर हो, चाहे वो साउथ कश्मीर हो या नॉर्थ कश्मीर हो, हर एक जगह हम काम करना चाह रहे हैं। हमारा मैनिफेस्टो क्लियर है कि यहाँ की जमीन यहाँ के लोगों के लिए, क्योंकि ये इतना छोटा सा शहर है ऑलरेडी, और आप बाहर से लोगों को लेके आके यहाँ बिठाएंगे, ऐसा नहीं। क्योंकि जब यहाँ किंगडम रूल था तब वो वहां यहाँ के किंग ने अकॉर्डिंग टू दैट लोग जितने थे उतनी जमीन देखी थी, तो उसके मुताबिक उनके जॉब्स भी थे, उसके मुताबिक यहाँ सारे रिसोर्सेज भी थे। तो डेफिनेटली जितने भी यहाँ उधमपुर में जो भी इनकम्प्लीट प्रोजेक्ट्स रहे हैं, आजाद साहब ने जो प्रोजेक्ट्स बनाए थे एंड वो इनकम्प्लीट है, तो वो हम पूरा कंप्लीट करेंगे। और दूसरी बात, बच्चे हैं या स्पेशली या एजुकेशन पे जो काम नहीं हो रहा है, यहाँ बच्चों को अनअवेयरनेस है, यहाँ इतने प्रोग्राम्स है, बच्चों को क्या कहते हैं सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट से इनको पैसे मिलते हैं कि आपको स्कॉलरशिप मिलती है, वो यहाँ नहीं है, वो अवेयरनेस होनी चाहिए। सो डेफिनेटली अगर यहाँ स्टडी फ्री हो रही है तो व्हाई नॉट। तो यहाँ बहुत सारे ऐसे मसले हैं कि जो इनकम्प्लीट या अवेयरनेस नहीं है, तो हम लोग उन कामों पे, उन प्रोजेक्ट्स पे काम करेंगे। और इतना फास्ट कि जो 2 साल में है तो 2 ही साल में, ना कि उतना उसको इतना खींचा गया है कि आज 15 साल के बाद भी वो प्रोजेक्ट्स वही इनकम्प्लीटेड है। वहां की लेडीज है, उनके लिए प्रोग्राम्स है, बहुत सारे प्रोग्राम्स है जो इनने बोले नहीं है, हम बोला नहीं चाहते, हम लोग ग्राउंड लेवल पे वो काम करेंगे। एंड जो आज तक हुआ भी है, और जो इन्होंने डोजर्स लगाए हुए या कुछ भी, तो बस उन पे क्यों लगे डोजर जो गरीब लोग हैं? तो गरीबों को पहले आप एडजस्ट तो करिए। ऐसी इतनी जमीनें हैं जहां लोग रह सकते हैं, हम उसको बंजर की तरह नहीं छोड़ सकते। उन पे एटलीस्ट उनको एक छोटा सा फ्लैट ही बना के दे, छोटे घर बना के दे, ताकि उनकी रहन सहन तो रहे वहां। और ये जो स्पेशली रोज का जो एक्सीडेंट्स होते हैं हाईवे पे, वो क्लियर करने की जरूरत है, क्योंकि वो हाईवे इतना लाइक एकदम बारिश पड़ी नहीं तो रोड बंद हो जाता है। नहीं, बिल्कुल। तो देखिए, सारी पार्टियों के अपने अपने मैनिफेस्टो हैं, सारी पार्टियों ने आवाम के मसाइल उठाने की अपने अपने मैनिफेस्टो में कोशिश की है। बहुत छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आरएस पठानिया जी आपके पास आएंगे, जिन मुद्दों के बाद दीपांशु और यहां पर सुजाता बशीर जी कर रही थी।